गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रोज जैसा मनु के दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, आज हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में मनु की प्रशासनिक व्यवस्था, दंड की व्यवस्था, मनु के कानून और न्याय की व्यवस्था तथा दंड के स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन मनु की प्रशासनिक व्यवस्था की स्टडी करते हैं। इन सब का शॉर्ट में विवेचन करते हुए मैं आज लगभग मनु के टॉपिक को क्लियर करना चाहूँगा। मनु ने व्यावहारिक प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में भी कुछ निर्देश दिए हैं। मनु शासन व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि राजा 2, 3, 5 और 100 गांवों के बीच अपना राज्य स्थान स्थापित करे एवं इन क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए योग्य कर्मचारियों की अपॉइंटमेंट करे। इन कर्मचारियों के द्वारा कर वसूल करने और अपने क्षेत्र में होने वाली दैनिक घटनाओं, अपराधों आदि की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देने का कार्य किया जाए। गांवों के अधिकारियों के सभी कार्यों की देखभाल करने के लिए पृथक से मंत्री होने चाहिए। इस व्यवस्था से राजा को राज्य में होने वाली सभी इम्पोर्टेंट घटनाओं की सूचना मिलती रहेगी और वह अपना नियंत्रण स्थापित रख सकेगा। गांवों के एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ मनु ने नगरों के प्रशासन का भी वर्णन किया है। प्रत्येक नगर में न्याय, प्रशासन और पुलिस आदि सभी कार्यों पर विचार करने वाला एक अधिकारी होना चाहिए। राजा को दौरे करके एवं गुप्तचरों के द्वारा अधिकारियों के कार्यों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मनु के अनुसार राज्य कर्मचारी सामान्यतः भ्रष्टाचारी नहीं हो और धूर्त नहीं हो, अतः राजा के द्वारा ऐसे अधिकारियों पर पूरा नियंत्रण रखा जाना चाहिए एवं भ्रष्ट आचरण करने वाले ऑफिसर्स को दंडित किया जाना चाहिए। मनु ने प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय संस्थाओं के महत्व को भी स्वीकार किया है और स्थानीय विषयों का भार इन संस्थाओं को ही सौंपने का निर्देश दिया है। मनु ने कई हजारों वर्ष पहले आज की जो पंचायती राज और नगर निगम नगर पालिका की जो बात है, यानी कि स्थानीय स्वशासन की बात है, वो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में उस समय कह दी थी। अतः प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में मनु का दृष्टिकोण स्पष्ट और साफ, और वो बहुत पहले से ही प्रशासन को सफल संचालन करने के लिए इस प्रकार के निर्देश देता है।
अब बात करते हैं मनु के दंड व्यवस्था के संदर्भ में। भारत के प्राचीन राजनीतिक साहित्य में दंडी या दंड शक्ति शब्द का प्रयोग संप्रभुता या राज्य की सर्वोच्च शक्ति के अर्थ में किया गया है। मनु के अनुसार दंड राज्य शक्ति का निर्णायक तत्व होता है, जिसकी धुरी पर सारे राज्य का शासन संचालित होता है। राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दंड के सिद्धांत को मनु ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। भारतीय साहित्य में भी दंड व्यवस्था संबंधी इन विचारों को ही संप्रभुता की धारणा का आधार कहा जा सकता है। दंड की सर्वोच्च महत्ता के कारण हम कुछ निम्न प्रकार से बता सकते हैं। पहला कारण है दंड की सर्वोच्चता का कि दंड सभी मनुष्यों का रक्षक होता है। इसके कारण मनुष्य स्वधर्म का पालन करते हैं दंड के कारण। दूसरा है दंड सर्वोच्च एवं सर्वशक्तिमान है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी नहीं है, यह सर्वोच्च और पावरफुल है। तीसरा प्रमुख कारण है दंड ही संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की रक्षा और देखभाल करता है। और चौथा है दंड राज्य की संपत्ति की रक्षा एवं वृद्धि के लिए बहुत अनिवार्य है। वह स्वयं निर्भय होता है तथा सबको निर्भय रखता है, यानी कि दंड को किसी का डर भी नहीं है। और जिन लोगों को समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले लोग हैं, जिनका डर है, उनको भी दंड का भय है। अर्थात सब लोगों को निर्भय रखने का कार्य ये करता है। दंड सर्वोच्च तथा सर्वशक्तिमान तत्व है, अतः दंड को धारण करने वाला व्यक्ति राजा समाज में सर्वोच्च हुआ। किंतु यदि राजा द्वारा भी स्वयं व्यक्तिगत रूप में दंड का पालन नहीं किया जाए तो उसका भी विनाश निश्चित है। इस दृष्टि से दंड एक दुधारी तलवार के समान है, जो शासक को भी माफ नहीं करती है। मनु ने दंड की महत्ता का बहुत अधिक गुणगान किया है। वास्तव में दंड के बिना राज्य एक क्षण भी नहीं चल सकता, यानी कि दूसरे राज्यों को भी शक्ति का भय नहीं होगा तो राज्य पर आक्रमण करके राज्य को पराजित कर देंगे। और यदि राजा जैसे दार्शनिक राजा हैं उन पर भी दंड का भय नहीं होगा तो दार्शनिक राजा भी अपने पथ पर ठीक से नहीं चल पाएगा। और प्रजा को भी इस तरह का भय नहीं होगा तो प्रजा भी ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएगी। अर्थात दंड के बिना जीवन की सारी मर्यादाएं खो जाएंगी और जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। दंड शक्ति के बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण मनु ने इस बात पर जोर दिया है कि दंड की शक्ति का प्रयोग बहुत अधिक सोच विचार कर किया जाना चाहिए। दंड का प्रयोग सार्वजनिक कल्याण के लिए तथा दंड की शक्ति का प्रयोग करने वाले अधिकारियों के कार्यों पर राजा के द्वारा कठोर निगरानी और कंट्रोल रखा जाना चाहिए, ताकि इसके दुरुपयोग की संभावना ना रहे। उचित रूप में दंड की व्यवस्था करना राज्य का सुप्रीम ड्यूटी है। अतः दंड को धारण करने वाला व्यक्ति पवित्र हो
चरित्रवान हो, सत्य प्रतिज्ञ हो और शास्त्रोचित आचरण का पालन करने वाला हो। इस प्रकार की दंड के बारे में उन्होंने बात कही है। अब हम बात करते हैं कानून और न्याय व्यवस्था की। प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ मनु ने कानून और न्याय की भी व्यवस्था की है। कानून निर्माण के लिए उसने एक व्यवस्थापिका या विधायिका का सुझाव दिया है, जिसे मनु ने परिषद का नाम दिया है। यानी कि जो कानून बनाने वाली संस्था होगी वह परिषद कहलाएगी। मनु की परिषद के संबंध में कुछ विद्वानों ने कहा है कि परिषद ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों से मिलकर बननी चाहिए जिन्होंने वेदों और विधाओं का अध्ययन किया हो और जो अपने तर्कों के संबंध में बुद्धि युक्त प्रमाण देने की योग्यता रखते हों। मनु ने विधायिका की रचना का विशद रूप से यानी कि बड़े रूप से उल्लेख किया है। उसके अनुसार विधायिका या परिषद के मेंबर्स की संख्या 10 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, किंतु रचना का आधार बौद्धिक योग्यता रहे, नहीं कि मेंबर की संख्या। 3 व्यक्तियों में से प्रत्येक एक एक वेद का ज्ञाता हो, एक निर्वक्ता हो, एक मीमांसाकार हो, एक निरुक्त हो और एक धर्मशास्त्र का जानने वाला हो, और 3 व्यक्ति मुख्य व्यवसायों के जानकार हों। इस प्रकार 10 लोगों की इन्होंने परिषद के लिए कल्पना की है। परंतु यदि ये ऐसे 10 व्यक्ति नहीं मिले मान लो, तो 3 ही व्यक्ति पर्याप्त बताए मनु ने, और ये 3 भी इन शर्तों को पूरा करने वाले ना मिले तो एक ही पर्याप्त बताया। यदि वह वेदों का ज्ञाता हो, उसकी व्याख्या भी कर सकता हो, ऐसा एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय नीतियां निर्धारित करने योग्य है। यानी राजा को ही उस परिषद का प्रमुख आधार इन्होंने माना है। तो रूल मेकिंग के लिए एक परिषद की व्यवस्था के अलावा भी जनता अपनी संघीय संस्थाओं के द्वारा स्वयं अपने नियम बनाने हेतु स्वतंत्र थी। कुल, जाति, श्रेणी और जनपद इस प्रकार की संघीय संस्थाएं थी। इन स्वायत्त संस्थाओं द्वारा निर्मित नियमों पर राजा अपनी परमिशन देता था, अपनी छाप लगाता था, उनका पालन कराता था। राज्य के द्वारा विभिन्न जनपदों के धर्मों या समसामयिक नियमों का पालन भी करवाया जाता था। कानून निर्माण और पालन के संबंध में की गई इस व्यवस्था के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मनुस्मृति की शासन पद्धति में जनतंत्रीय दृष्टिकोण और सत्ता के विकेंद्रीकरण की सिचुएशन विद्यमान थी। मनु की मनुस्मृति में न्याय व्यवस्था का भी वर्णन है कानून के साथ साथ। मनु का मानना था कि 2 प्रकार के विवाद होते हैं। एक तो वो विवाद जो हिंसा के कारण होते हैं और दूसरे वे विवाद जो धन संपत्ति से संबंधित होते हैं। मनुस्मृति में वर्णन है इस चीज़ का कि यदि राजा स्वयं विवादों का निर्णय नहीं करे या नहीं कर पाने की स्थिति में हो तो उस कार्य को देखने के लिए किसी विद्वान ब्राह्मण को रखे, उसको अपॉइंटमेंट दे। राजा के द्वारा नियुक्त ब्राह्मण भी ऐसे 3 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर के न्यायालय में इन विवादों का डिसीजन करे। न्यायाधीश को सभी विवादों का निर्णय
पूर्ण निष्पक्षतापूर्व करना होगा, क्योंकि जिस सभा या न्यायालय में सत्य असत्य से पीड़ित होता है तो उसके सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते हैं। मनु का ये मानना है कि यदि सत्य ही असत्य से पीड़ित हो जाए तो उसके मेंबर भी नष्ट हो जाते हैं। मनु के अकॉर्डिंग जो जस्टिस हो ब्राह्मण ही होना चाहिए, किसी भी दशा में शूद्र को नहीं बनाना चाहिए। मनु का ये मानना है। न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति हों जो बाहरी चिन्ह, स्वर, वर्ण और संकेत और चेष्टाएं जो मनुष्य करता है उनसे ही वह अपराध को पकड़ जाए, और मनुष्य के हाव भाव से ही वह अपराधी को पकड़कर सजा का प्रावधान करे। इस प्रकार मनुस्मृति में ये जो अपराधी के जो प्रमाण हैं इनको भी दो भागों में बांटने की बात कही है उन्होंने। एक तो कहा है मानुष प्रमाण और दूसरा है दिव्य प्रमाण। मानुष प्रमाण 3 प्रकार के बताए उन्होंने, लिखित हों, युक्ति में हों या कोई साक्ष्य में हो। मनु के अनुसार न्यायाधीशों द्वारा लिखित प्रमाणों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, किंतु बलपूर्वक लिखाए गए लेखों को नहीं मानना चाहिए। साक्ष्य प्रमाण में यानी आँखों से देखा हुआ हाल होने के कारण विश्वसनीय होते हैं, अतः इन्हें भी माना जाना चाहिए। किंतु मनु के अनुसार असत्य बोलने वाले, सेवक, शत्रु, सन्यासी और कोढ़ी के वचनों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। साक्ष्य के पूर्व यानी कि गवाह के पूर्व शपथ का विधान रखा जाना चाहिए, और मिथ्या साक्ष्य यानी झूठी साक्षी देने वाले को कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। स्त्रियों के लिए स्त्रियों का साक्ष्य लेना चाहिए। ब्राह्मण की साक्षी एक विशेषज्ञ के रूप में लेकर उसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिया गया है। ये था मनु की न्याय व्यवस्था के संदर्भ में विचार। अब मनु की जो दंड थी उसकी अब व्यवस्था किस प्रकार से होगी उसके संदर्भ में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं अपन लोग। मनु के अनुसार दंड की व्यवस्था अपराध के अनुपात के अनुसार होनी चाहिए। मनु ने अपनी जो पनिशमेंट की जो व्यवस्था है उसमें 3 सिद्धांतों का समन्वय किया है। उनमें है गति शोधनात्मक, निरोधात्मक और सुधारात्मक, और इन तीनों को मिला करके दंड व्यवस्था की व्यवस्था करी है। और इस बात का पूरा विवरण दिया गया है कि कब, किस अवस्था में और कितना दंड दिया जाना चाहिए। मनु कहते हैं कि दंड देने के पूर्व अपराध का प्रसंग कैसा था, अपराध की मात्रा कैसी थी, उसके प्रकार क्या थे, उसका स्वरूप क्या था, अपराधी की सामर्थ्य कैसी थी, परिस्थितियां कैसी थी, उन सब पर गंभीरतापूर्वक विचार कर लेना चाहिए, और उसके उपरांत ही किसी अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कम दंड देने की बात कही है उन्होंने, और शेष वर्गों की अपेक्षा ब्राह्मण को भी कम दंड दिया जाना चाहिए, इस बात पर उन्होंने बल दिया है। मनुस्मृति में ब्राह्मणों को वह विशेषाधिकार प्रदान करता है, जिसके कारण हत्या जैसा अपराध करने पर भी उनके लिए देश निर्वासन जैसे साधारण दंड की व्यवस्था की गई है। मनु ने दंडों का भी विभाजन किया है, और इसमें उन्होंने अपने विधान में बताया है कि
कुछ दंड ऐसे हैं जो समझा बुझा करके अपराधी को दिए जाएं, जैसे वाग्दंड कहलाता है ये, यानी कि अपराधी को समझाना बुझाना कि दोबारा से इस प्रकार का अपराध आप नहीं करेंगे। दूसरा है दिग्दंड। दिग्दंड में अपराधी की निंदा की जाती है, उसकी भर्त्सना की जाती है और कहा जाता है कि आपने जो किया वो ठीक नहीं किया है, आप इस मामले में ठीक नहीं हो, और इस संदर्भ में निंदा की जाती है आपकी। तीसरा जो दंड का विधान है वो ये बताया उन्होंने, धन दंड, यानी पनिशमेंट के रूप में जुर्माना कर दिया जाए और आर्थिक रूप में उस पर जुर्माना लगा दिया जाए, धन दंड में आता है। काम दंड और वध दंड दो और हैं, जिसमें काम दंड में है शारीरिक यातना पहुंचाना और वध दंड में है प्राण दंड, यानी जिसे मृत्यु दंड कहते हैं अपन, वो है। इसके अलावा भी कारागार दंड में जेल कर देना, जाति बहिष्कार दंड में जाति से बाहर निकाल देना, प्रायश्चित दंड में सजा के लिए प्रायश्चित कर लेना, संपत्ति हरण दंड में उसकी संपत्तियों को छीन लेना, और निर्वासन दंड में राज्य से बाहर निकालने की घोषणा कर देना आदि हैं इनके दंड के विधान। मनु के द्वारा राजा को भी दंड से मुक्ति प्रदान नहीं की गई है। वे कहते हैं कि यदि राजा भी कोई अपराध या अपनी नीति के विरुद्ध कोई कार्य करता है, या वेदों के विरुद्ध या राज्य के विरुद्ध कोई ऐसी गतिविधि करता है, या प्रजा के कल्याण के विरोध में कोई एक्टिविटी करता है, तो राजा को भी दंडित किया जा सकता है। और राजा पर तो मनु ने एक बहुत बड़ा दंड की व्यवस्था ये बताई है कि राजा दैवीय अंश से निर्मित होता है, और राजा प्रजा के हित में कोई काम नहीं करता है, अहित में काम करता है, तो ईश्वर उसे नरक भेजता है। इस तरह की उसके संदर्भ में भी व्यवस्था की गई है। तो आज का था मनु की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में, दंड, कानून और न्याय व्यवस्था के संदर्भ में, और दंड का सिस्टम कैसा होगा इसके संदर्भ में टॉपिक था आज का। थैंक यू स्टूडेंट्स।